वो एक यतीम नौजवान था। नाम के सिवा उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल में वफादारी का वो जज्बा था जो बड़े बड़े नामों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, मगर उसने अपने उसूलों का दामन कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी एक ऐसे इम्तिहान की है जहां वफादारी सबसे महंगी चीज होती है। सईद एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था। ज़हीन था, खूबसूरत था। जब वो छोटा सा बच्चा था तभी माँ एक खतरनाक बीमारी में चल बसी। उसके 1.5 साल बाद बाप ने भी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। गांव से कुछ मील के फासले पर एक शहर था जहां उसकी चची रहती थी। सईद चाहता तो उनके पास जा सकता था, लेकिन वो खुददार था। किसी का बोझ बनना उसे गवारा नहीं था। इसलिए अपने वालिदैन के गुजर जाने के बाद उसने खुद ही अपने पांव पर खड़े होने की ठान ली। गांव में एक आदमी था, रहीम। उसने सैकड़ों मुर्गियां पाल रखी थीं और गांव वालों को अंडे बेचा करता था। गांव के करीब ही उसने एक बड़ी सी जगह पर कब्जा कर रखा था जहां मुर्गियों के बड़े बड़े जाले बने हुए थे। रहीम दिन भर चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता। जब चिलम बुझ जाती तो उठकर मुर्गियों के जालों का जायजा लेता और बड़ी टोकरी भर भर कर अंडे जमा करता। शाम होते ही गली गली फिरकर वो अंडे बेचता और इस कारोबार से उसे खूब मुनाफा होता था। जब जेब में पैसे आने लगे तो ये काम उसे बोझिल लगने लगा। उसने सोचा कोई मुलाजिम रख लेते हैं। इन्हीं दिनों सईद के बाप की मौत हुई थी। रहीम ने उसे बुलाकर कहा, सईद, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे। अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी और इसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर चाहते हो तो मेरे मुर्गी खाने में काम कर सकते हो। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। सईद ने फौरन हाँ कर दी। सईद ने मेहनत से काम संभाल लिया। रहीम दिन भर साइबान में बैठकर उसे काम करते देखता रहता। शाम को जब सईद अंडों की टोकरी उठाए गलियों में निकलता तो गांव वाले उसकी तारीफ करते। देखो, माँ बाप के जाने के बाद भी ये लड़का कितनी मेहनत करता है। रहीम भी खुश था। मुर्गियां खुशहाल थीं, अंडे मोटे और खूबसूरत हो गए थे और कारोबार चमक रहा था। फिर एक दिन जोर की बारिश हुई। गांव के जमींदार तो बाग बाग थे, मगर रहीम फिक्रमंद हो गया। वो जानता था बारिश के बाद मुर्गियों में एक ऐसी बीमारी आती है जो उन्हें देखते देखते खत्म कर देती है। शाम को बारिश हल्की हल्की शुरू हुई थी कि रहीम ने पुराना संदूक निकाला। उसमें से एक पुरानी किताब निकाली और कुछ सफ़े पलटे। फिर कान पर अटकी पेंसिल उतारी, वही जिससे वो अंडों का हिसाब किताब करता था, और कुछ दवाइयों के नाम लिखकर पुर्जा सईद को थमाते हुए बोला, जा पंसारी से ले आ। रात भर बारिश होती रही। रात भर तूफान गरजता रहा। रात भर रहीम दवाइयां पीसता रहा और सईद घर तक न जा सका। जैसे तैसे सुबह हुई। रहीम दवाइयों का कटोरा उठाए सईद को साथ लेकर मुर्गी खाने की तरफ चला। रास्ते में जगह जगह कीचड़ था, जगह जगह मकान गिरे हुए थे। जब गन्ने की फसल पार करके वो मुर्गी खाने के करीब पहुंचा तो सन्नाटा। सारी की सारी मुर्गियां अपने अपने खानों में मुर्दा पड़ी थीं। बारिश का पानी जालों में दाखिल हो चुका था। सब अकड़ कर मर चुकी थीं। रहीम ने सर पकड़ लिया। इस हादसे के बाद सईद को काम से हाथ धोना पड़ा। उसने दूसरे काम की तलाश शुरू की, मगर कहीं कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार वो उन गांव वालों के पास गया जिनके पास भेड़ बकरियां थीं। मैं आपकी बकरियां चराऊंगा, जंगल ले जाऊंगा, देखभाल करूंगा। गांव वाले सईद को जानते थे, भरोसा करते थे। वो मान गए। पहले एक और चरवाहा रखा हुआ था, मगर वो बेईमान निकला। चोरी चोरी भेड़ बकरियों का दूध निकालकर दूसरे गांव में बेचाता था। गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ा। पहले अच्छी तरह ठुकाई की, फिर हज्जाम को बुलाकर उसे टकला करवाया और गधे पर बिठाकर गांव से रुखसत कर दिया। गांव वाले खुश थे कि चोर को सजा मिली, मगर शाम को कुम्हार को एहसास हुआ कि चोर उसका गधा भी ले गया। रोता रोता नंबरदार के पास पहुंचा। नंबरदार गांव वालों की ये सादगी देखकर खूब हंसा, फिर अपनी जेब से गधे के पैसे अदा कर दिए। बहरहाल अब गांव वालों ने सईद को ये जिम्मेदारी दे दी और सईद ने पूरी ईमानदारी के साथ ये काम संभाल लिया। हर सुबह नमाज से फारिग होकर खाना उठाकर सईद बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। हर बकरी का 2 रुपए महीना लेता। उसका सपना था जब कुछ पैसे जमा हो तो जमीन खरीदकर सब्जी की काश्त शुरू करें। एक दिन जंगल के करीब बकरियां जुगाली कर रही थीं। सईद एक पत्थर पर बैठा उन्हें देख रहा था। तभी 2 बकरे आपस में लड़ने लगे। सईद ने पास जाकर उन्हें अलग किया। एक तो चुपचाप चला गया, मगर दूसरे ने सईद को एक जबरदस्त टक्कर मारी।
सईद को गुस्सा आया। उसने उसका कान पकड़ा और 2-3 थप्पड़ रसीद किए। बकरा मैं करने लगा। सईद ने छोड़ दिया, मगर गुस्से भरी नजरों से उसे घूरता रहा। तभी जंगल की तरफ से एक धमाके की आवाज आई। सईद चौंका। चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। वो जंगल की तरफ दौड़ा और अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक बनमानुष था, एक बड़े उखड़े हुए दरख्त के नीचे दबा हुआ। दोनों हाथ दब चुके थे। जब वो चिल्लाता तो उसके लंबे लंबे दांत नजर आते। सईद थोड़ा और करीब गया। बनमानुष की नजर उस पर पड़ी और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। हसरत भरी आंखों से सईद को देखने लगा। सईद के दिल में तरस उठा। अगर हाथ आजाद होते तो वो खुद दरख्त हटा लेता। इतना बड़ा, इतना ताकतवर था, मगर बेबस था। सईद सोच में पड़ गया, मदद करूं या नहीं? आजाद होने के बाद ये मुझे ही नुकसान पहुंचाए तो? अभी वो यही सोच रहा था कि पीछे से वही बकरा जिसके कान सईद ने मरोड़े थे दौड़कर आया और उसे एक जबरदस्त टक्कर मारी। सईद के पांव जमीन से उखड़ गए। वो हवा में उछला और सीधा बनमानुष के ऊपर जा गिरा। उसकी कोहनी बनमानुष के मुंह में जा लगी। पूरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने फौरन कोहनी निकाली और लुढ़क कर नीचे आ गया। फिर सोचा, अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कोहनी चबा चुका होता। बस फैसला हो गया। सईद उठा, दरख्त के मजबूत तने पर दोनों हाथ डाले, पूरा जोर लगाया और दरख्त को बनमानुष के सीने से परे धकेल दिया। बनमानुष उठने की कोशिश करने लगा, मगर एक झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। शायद सीने में गहरी चोट थी। सईद का डल जाता रहा। वो उसके करीब बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद बनमानुष उठकर बैठ गया। मोहब्बत से सईद की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। सईद ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, अच्छा मेरे दोस्त, मुझे इजाजत दो। और वो वहां से चल दिया। पीछे मुड़कर देखा, बनमानुष अब भी उसे देख रहा था। अगले दिन जब सईद उसी जगह पहुंचा, वो हैरान रह गया। वही बनमानस एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था, किसी देव की तरह। जैसे ही सईद को देखा, उठा, अपने लंबे हाथ हवा में फैलाए और सईद की तरफ बढ़ने लगा। सईद के पांव जम गए। भागना चाहा, मगर कदम हिले नहीं। ऐसा लगा जैसे हर कदम 100 किलो का हो गया हो। बनमानस बिल्कुल करीब आ गया। बड़ी बड़ी आंखें सईद पर गड़ी थीं। चमकदार दांत बाहर निकले हुए थे। सईद की बकरियां डरकर इधर उधर भाग चुकी थीं। फिर बनमानस ने अपना हाथ सईद की तरफ बढ़ाया। हथेली पर एक सेब रखा था। सईद ने कांपते हाथों से वो सेब उठा लिया। बनमानस के दांत निकल आए, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। दोस्ती हो गई। अब बनमानस हर रोज सईद को उसी जगह मिलता। बकरियां अपनी जगह चरती जाती और सईद उस बनमानस के साथ जंगल की सैर करता। अब उसे जरा भर भी डर नहीं लगता था। एक दिन जब सईद गांव वालों की बकरियां घर घर छोड़ रहा था, तो नंबरदार के घर पहुंचकर उसने देखा कि नंबरदार की बीवी कोने में बैठी सुबक सुबक कर रो रही है। सईद ने नौकर से पूछा, भाई क्या हुआ? नंबरदारनी को क्या हो गया? नौकर बोला, अरे भाई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, बात यह है कि आज नंबरदार साहब शहर गए थे, कुछ जेवरात खरीदे। वापसी में रास्ते में एक दरख्त के नीचे रुककर खाना खाने लगे। ऊपर बहुत सारे बंदर छुपे बैठे थे। जैसे ही नंबरदार ने रोटी का लुकमा मुंह में लिया, एक बंदर झपट्टा मारकर उनकी पगड़ी उठा ले गया। नंबरदार ने जूता मारा, पीछे दौड़े, मगर बंदर बहुत ऊपर जा चुका था। हाथ मलते हुए जब वापस आए तो जेवरात की पोटली गायब थी। कोई दूसरा बंदर वो पोटली उठा ले गया था। आसपास के सारे दरख्त छान मारे, मगर पोटली नहीं मिली। मायूस होकर घर आ गए। नंबरदारनी ने जब से ये सुना है, आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। नंबरदार ने वादा भी किया है कि और जेवर ले देंगे, मगर उनकी समझ में नहीं आता। सईद ने अफसोस जाहिर किया और घर चला आया। अगले दिन जंगल में पहुंचा तो बनमानस नहीं था। सईद घास पर लेटकर इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि आएगा जरूर, मगर सूरज सर पर आ गया। बनमानस का कोई नामो निशान नहीं। वो बेचैन हो गया। साथ लाया खाना भी नहीं खाया। दिल ही नहीं चाह रहा था। सोचने लगा, कहीं दोस्त को कोई हादसा तो नहीं हुआ। आखिरकार उसने सोचा, जाकर देखना चाहिए। जगह सुनसान थी, बकरियों की फिक्र नहीं थी। वो जंगल में अंदर की तरफ बढ़ा। पहले वो जगह देखी जहां बनमानस उसे साथ लेकर जाता था, मगर वहां कोई नहीं था। काफी देर ढूंढने के बाद वो थक कर रुक गया। तभी गोली चलने की आवाज आई। जंगल के उस पार एक शहर था जहां से शिकारी अक्सर आया करते थे। गोली की आवाज सुनकर सईद का दिल डूब गया। कहीं किसी शिकारी ने बनमानस को। वो उस तरफ दौड़ा जहां से आवाज आई थी। थोड़ी दूर जाकर रुक गया। सामने एक शिकारी खड़ा था। पीठ सईद की तरफ थी। एक हाथ में बंदूक, दूसरे में एक पोटली, और उसके पास ही एक बंदर जमीन पर पड़ा था जिसके जिस्म से खून बह रहा था।
सईद समझ गया यही वो बंदर था जिसने नंबरदार की पोटली चुराई थी। शिकारी ने बंदूक एक दरख्त से टिकाई और पोटली खोलकर देखने लगा। सईद दरख्त के पीछे से निकला और उस शिकारी की तरफ बढ़ा। पीछे आहट सुनकर शिकारी ने गर्दन घुमाई। सईद मुस्कुराकर बोला, अरे अरशद साहब, आप यहाँ कैसे? शिकारी ने जल्दी से पोटली छुपाने की कोशिश की, फिर हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सईद बनमानस का जिक्र तो नहीं कर सकता था, कोई यकीन नहीं करता, इसलिए बोला, दरअसल मैं इस जंगल में बकरियां चराने आता हूँ। गोली की आवाज सुनकर इधर आ गया। आपने बहुत अच्छा किया अरशद साहब, इसी बंदर ने कल नंबरदार साहब की जेवरात की पोटली उठाई थी और नंबरदार साहब तो हमेशा आपको याद करते हैं। चौराहे पर बैठते हैं तो पहले आपका जिक्र होता है, फिर शिकार का। अरशद नंबरदार का बचपन का दोस्त था, एक ही गांव में पले बढ़े थे, बड़े होकर अलग अलग जगहों पर जा बसे थे। जब भी शिकार का दिल करता अरशद नंबरदार के पास आ जाता। सईद की बात सुनकर उसने पोटली छुपाना मुनासिब नहीं समझा। पोटली निकाली और सईद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे गांव ही आ रहा था, घोड़े को घास चरने दिया था और खुद टहलने निकला था कि इस बंदर पर नजर पड़ी। बगल में पोटली दबाए बैठा था, समझ गया कुछ कीमती चीज है। सईद बोला, नंबरदार की बीवी इन जेवरात की वजह से बहुत परेशान है, आप इन्हें लेकर उनके घर चले जाइए, वो बहुत खुश होंगी। मगर इतने सारे कीमती जेवरात देखकर अरशद के दिल में लालच आ चुका था। वो नरमी से बोला, सईद, ये बात अपने तक रखना, नंबरदार तो अमीर है, कुछ रकम और देकर और जेवर खरीद लेगा। सईद हैरान होकर बोला, अरे अरशद साहब, दोस्ती का ही कुछ लिहाज कीजिए, मैं आपको इतना बेईमान नहीं समझता था। बस अरशद के तेवर बदल गए। लहजा सख्त होकर बोला, अगर जुबान बंद रखे तो अभी 50 रुपए देता हूं, और अगर मुंह खोला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जेवर मुझे मिले हैं, इन पर मेरा हक है। ये कहकर उसने दरख्त से टिकी राइफल की तरफ देखा और घूरते हुए सईद को देखने लगा। सईद समझ गया लालच ने इस आदमी की आंखों पर पट्टी बांध दी है, ये इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर 50 रुपए के लालच में इस जुर्म का हिस्सा बनना ये भी सईद को गवारा नहीं था। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर अचानक अरशद के हाथ से पोटली झपटी और एक तरफ को दौड़ पड़ा। अरशद को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने जल्दी से राइफल उठाई और फायर दाग दिया। जल्दबाजी में निशाना चूक गया। दूसरा फायर करने का मौका नहीं मिला। सईद दरख्तों के पीछे छुप चुका था। अरशद ने सोचा अगर सईद गांव पहुंच गया तो जेवरात भी जाएंगे और इज्जत भी, इसलिए उसने फैसला किया हर कीमत पर सईद को ढूंढकर खत्म करना होगा। वो भी उसी तरफ दौड़ा। अरशद माहिर शिकारी था, बिना आवाज किए तेजी से दौड़ सकता था। उसे जल्दी ही सईद नजर आ गया, मगर हमला करना मुश्किल था। बड़े बड़े दरख्त सईद की ढाल बने हुए थे। सईद बार बार पीछे मुड़ कर देख रहा था और दरख्तों के करीब करीब दौड़ रहा था ताकि गोली का निशाना न बने। अरशद ने सोचा ऐसे भाग दौड़ से काम नहीं चलेगा, चालाकी से काम लेना होगा। वो एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। जब सईद ने पीछे मुड़कर देखा, अरशद गायब था। वो हैरान हुआ। एक बड़े दरख्त के पीछे छुपकर गर्दन निकालकर चारों तरफ देखने लगा, मगर कहीं नजर नहीं आया। सईद जानता था कि अरशद शातिर है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने एक तरकीब सोची। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेट गया, सीने के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा और काफी फासला तय करके एक दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा इस दरख्त पर चढ़ जाता हूं, जब अरशद ढूंढते ढूंढते थक जाएगा और चला जाएगा तब गांव जाकर सब बता दूंगा। सईद फुर्ती से दरख्त पर चढ़ा और पत्तों के दरमियान छुप गया, मगर वो नहीं जानता था कि अरशद उसे दरख्त पर चढ़ते हुए देख चुका था। अरशद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी दरख्त के करीब आ गया। सईद समझ गया खेल खत्म हो चुका है। उसने आहिस्ता से दरख्त से थोड़ा नीचे आकर पोटली अरशद की तरफ फेंकी और बोला, लो संभालो इन्हें, इन जेवरात ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अरशद ने ठंडे लहजे में कहा, अंदाज तो ऐसा है जैसे मुझ पर एहसान किया हो, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम ही एक राजदार हो इस बात के। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम गांव जाकर सब बता दोगे। तुम्हारी मौत इस राज को राज ही रखेगी। यह कहकर उसने राइफल का रुख दरख्त की तरफ मोड़ा, सईद के सर का निशाना लिया। बस एक लम्हे की बात थी और तभी एक भयानक चीख ने अरशद के होश उड़ा दिए। उसने घबराकर पीछे देखा, एक विशाल बनमानस उसके बिल्कुल सर पर था। सईद की खुशी से चीख निकल गई। बनमानस के एक ही वार से अरशद दूर जा गिरा। राइफल हाथ से छूट गई। अरशद चीखने लगा, रहम की भीख मांगने लगा, मगर बनमानस ने अपना ताकतवर पांव उसके सीने पर रख दिया। अरशद के मुंह से खून का फव्वारा निकला और वो वहीं दम तोड़ गया। सईद जल्दी से दरख्त से उतरा और बनमानस से लिपट गया। बनमानस का जिस्म थोड़ा गीला था, जैसे पानी से निकल कर आया हो। अपने दोस्त की जान बचाकर वो भी खुश नजर आ रहा था,
उसने सईद का हाथ पकड़ा और एक तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी झील थी जो जंगल में दूर दूर तक फैली हुई थी। उसमें बड़े बड़े लकड़े तैर रहे थे। बनमानस एक लकड़े पर जाकर बैठ गया और पांव पानी में मारने लगा। लकड़ा आगे चलने लगा, फिर दांत निकालकर सईद की तरफ देखने लगा जैसे उसे भी बुला रहा हो। सईद समझ गया दोस्त सुबह से इसी खेल में मशरूफ था, इसीलिए आज नहीं आया था। सईद ने इशारों से समझाया अब घर जाना है। फिर वो झाड़ियों की तरफ गया जहां पोटली फेंकी थी, उठाई और चलने लगा। जाते जाते उसकी नजर अरशद की लाश पर पड़ी। उसने सोचा अगर बनमानस ना आता तो आज ये जालिम उसे जिंदा नहीं छोड़ता। झील के करीब आकर उसकी हैरानी दूर हो गई। वो दरख्त जिस पर सईद चढ़ा था झील से बिल्कुल साफ नजर आता था। बनमानस ने वहां से देखा, अरशद के तेवर भांपे, समझ गया कि ये उसके दोस्त का दुश्मन है और वो दौड़ा आया। सईद अपनी बकरियां लेकर गांव की तरफ चल दिया। पहले सीधे नंबरदार के घर गया और पोटली उनके सामने रख दी। नंबरदार हैरान था, कभी सईद के मुंह की तरफ देखता, कभी पोटली की तरफ। सईद ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। नंबरदार सईद की अक्लमंदी, ईमानदारी और बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। सईद चाहता तो वो सारे जेवरात खामोशी से अपने पास रख सकता था, किसी को कानो कान खबर न होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। नंबरदार की कोई औलाद नहीं थी, उसने खुश होकर सईद को अपना बेटा बना लिया। पूरे गांव में सईद की ईमानदारी के चर्चे होने लगे। नंबरदार का बेटा बनने के बाद सईद ने बकरियां चराना छोड़ दिया और मेहनत से पढ़ने लगा। बनमानस के साथ दोस्ती अब भी कायम रही, लेकिन नंबरदार जब तक जिंदा रहा उसे इसी बात का अफसोस रहा कि उसके बचपन के दोस्त ने इतनी बड़ी गद्दारी की और लालच ने उसकी जान ले ली। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।